हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके हवाले से बात करनी है। एक तो यूएस चाइना वाला इशू है। उस पे मुख्तलिफ बात हो रही है कि कुछ पाबंदियाँ लगाई जा रही कि उनसे चीज़ें नहीं लेनी है, उनको नहीं दे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। और इसके साथ-साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन इंडिया पाकिस्तान में तो हो चुका है, बल्कि अब तो ये दूसरी गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई है, केयरटेकर ने आना है। लेकिन इंडिया में क्या ज़रूरत पड़ी कि नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इस पे बात करेंगे। और एक वहाँ के असदुद्दीन अवैसी साहब, अक्सर उनका कोई ना कोई बयान चलता रहता है, लेकिन अभी उनका एक नया स्टेटमेंट आया है कि जी कोई बताता नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है ये वो। तो इस पे थोड़ी-सी बात करनी है कि ये वाक़ई वोट का चक्कर है, नोट का चक्कर है या कुछ और है? तो इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। प्लेजर यूसुफ भाई। ऑलवेज प्लेजर जब भी आप बुलाते हैं फकर भाई तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा-सा शुरू करते हैं मोदी साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। हालाँकि अभी मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता जो आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों के यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स भी टाइम पूरा करते हैं अपना, जितने साल के लिए वो आते हैं मोस्टली। और सेकंडली आपकी जो पार्लियामेंट है वो भी टाइम पूरा करती है। हमारी अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो 4 असेंबलीज़ थी, उसमें से प्राइम मिनिस्टर तो अपना टाइम नहीं पूरा कर सका, लेकिन हाँ, गिरते पड़ते घसीटते घसीटते वो जो हमारा पार्लियामेंट का 5 साल का टाइम होता है, तो वो टेन्योर चले पूरा किया हमारे यहाँ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त कि अभी तो वैसे ही मतलब खत्म हो जाना है और फिर इलेक्शन, नए इलेक्शन होंगे, फिर जो भी जीतेगा, मोदी साहब जीते, उनकी पार्टी जीती या कोई और जीते, तो वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 3 चीज़ों के लिए किया गया था। एक तो ये करने के लिए कि मणिपुर में, चूँकि अगर आपको पता हो कि वोट ऑफ नो जी। कॉन्फिडेंस हमारे असम के जो असम से एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्री गौरव गोगोई, उनके पिता तरुण गोगोई जो है चीफ मिनिस्टर थे असम के काफ़ी लंबे समय तक। जी। तो उनके बेटे हैं, उन्होंने लाया और उसके बाद चूँकि रिक्वायरमेंट ये है कि 50 एमपी अगर इसको सपोर्ट कर देते हैं नो गवर्नमेंट मोशन को, जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो फिर उसको स्पीकर को मंजूरी देनी होती है। ये रूल 198 है बिज़नेस ऑफ द लोकसभा का। तो जी। उसके अंदर में उसमें ये किया ये जाता है कि आप ये देखना चाहते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में क्या उनको उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल है कि नहीं। और दूसरा चीज़ ये भी होना था कि अपोज़िशन में कितनी यूनिटी है, ये भी एक बात दिख के सामने आ जाती। खैर, नो जी। कॉन्फिडेंस मोशन में स्टेज वॉकआउट हो गया और ये वॉइस से ही डिटरमाइन हो गया, इस पे कोई ऐसा वोटिंग हुआ नहीं, तो नंबर कुछ जी। आपको मिलेगा नहीं। चूँकि वॉइस वोटिंग से इसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज़ कि जो जो अपोज़िशन था वो वॉकआउट कर गया। ओके। अ, मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम बोला, 2 घंटे 13 मिनट की उनकी टोटल स्पीच थी। शायद अंतिम के उन्होंने 15 या 20 मिनट, याद है 20 मिनट उस पे बोला। उस पे बोलने का बहुत कुछ था नहीं क्योंकि एक सेंसिटिव मुद्दा है, जो फैक्चुअल जानकारी पार्लियामेंट से लोगों को देनी थी वो ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब दे चुके थे। तो उसके बाद कुछ खास डिबेट करने का था नहीं, कि क्योंकि डिबेट वो जो मैटर, अब आपके जो दर्शकों को मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि है क्या। जी। जी। मणिपुर एक राज्य है जहाँ पे 3 तरीके के कम्युनिटी रहती हैं। एक है मैतेई, मैतेई कम्युनिटी वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का करीबन 51% है, ठीक है ना? मैतेई बेसिकली वो सनातनी यानी कि हिंदू रिलिजन या धर्म को फॉलो करते बिल्कुल। हैं। जी। जी। दूसरा है नागा और कुकी। नागा और कुकी में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस को फॉलो करते हैं, और जो जो कुकीज़ है वो ये कहा जाता है कि वो बेसिकली बाहर से आए हुए हैं, और चाइना या म्यांमार की जो ट्राइब है वो धीरे-धीरे आकर के वहाँ बस गई है। अब ये जी। अंग्रेज़ों के समय से ये डिवीज़न जो है उसको और बिल्कुल। भी ज़्यादा कह कह लीजिए और भी ज़्यादा उसको फ़रोग़ दिया गया, और उसके बाद वो आज प्ले आउट कर रहा है। उसमें फिर ये भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए रहते हैं। तो मणिपुर का अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा ना, तो मणिपुर का जो पूरा लैंड है, उसमें 90% हिली एरिया है और 10% वो उनका प्लेन प्लेन एरिया है। है। तो वो प्लेन एरिया में मैतेई रहते हैं, और मैतेई का डिमांड ये था कि भई आप जो है
ये हमको भी एसटी का स्टेटस दीजिए, चूंकि जो फॉरेस्ट राइट है वो हम जी। को एक्सरसाइज कर सके। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं कोई फैक्ट फाइंडिंग मशीन एजेंसी तो होनी तो बता नहीं सकता, मगर ठीक है, इसी पे वो प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करवाना था उनको कि आप आइए स्पीच दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, तो दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन, और तो कुछ था नहीं इसका पर्पस। ओके, अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई, अब दूसरी तरफ जो आप लोगों के असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, पॉलिटिकल मेरा ख़्याल उनकी भी छोटी-सी पार्टी है। लेकिन बोलते रहते हैं, लाज़मी सी बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं तो उनका भी राइट है कि वो बोले। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट उनका मैं पढ़ रहा था, वो आपसे डॉक्टर साहब समझना चाहूँगा कि वो ये बता रहे हैं कि जी जो कुछ हो रहा है, नाइदर चौकीदार नॉर दुकानदार स्पीक अप फॉर मुस्लिम्स। ये क्या इसके, हालांकि 25-26 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है कि ये लोग मतलब रहते हैं वहां पे, यानी पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम सिर्फ इंडिया के अंदर रहते हैं। वो आगे ये कहते हैं कि जी जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा खराब है और अगेंस्ट द मुस्लिम है लास्ट 9 ईयर्स में। क्या ऐसी चीजें हुई? हालांकि हमें तो ये सुनने में आता है कि नरेंद्र मोदी साहब की जब स्पीच सुनते हैं या फिर वो कहते हैं कि मेरी पॉलिसी होती है, तो वो किसी हिंदू धर्म वाले के लिए नहीं होती, वो इंडियंस के लिए होती है। अगर मैं कोई रोड बनवाता हूँ, एयरपोर्ट बनता है, सी पोर्ट बनता है या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसका बेनिफिट सारे इंडियंस को पहुंचेगा, ना कि वो किसी हिंदू वाले को पहुंचेगा तो मुस्लिम को नहीं पहुंचेगा, मुस्लिम को पहुंचेगा तो पारसी को नहीं पहुंचेगा, पारसी को पहुंचेगा तो क्रिश्चियन को नहीं पहुंचेगा। इस तरह की कोई बात नहीं। क्या है हकीकत, क्या है? देखिए, फ़खर भाई, आप एक बात बताइए, हमारी जो हज़ारों साल की संस्कृति है, ये मैं अपने घर में ही बात बता रहा हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ, उसी समाज में रहा हूँ। जी। मेरे मेरी जी मम्मी भाई। को बिल्कुल मेरी सही मम्मी है। को कोई सगा भाई नहीं है ना, तो उनको जो भाई बाँधे आते थे राखी, उनका नाम था अनवर, ठीक है? मुसलमान थे, राखी बाँधते थे ओके। मेरी मम्मी को। तो अब मुझे ये ओवैसी टाइप के लोगों की मेंटालिटी नहीं समझ में आती कि मुसलमान को कोई क्यों मारेगा? इस दुनिया में इतने मज़हब हैं। अगर आपको हिंदू इसलिए मार रहा है या कोई और भी इसलिए मार रहा है क्योंकि आप एक मोनोथीज़्म को फ़ॉलो करने वाले हो। तो मोनोथीज़्म को फ़ॉलो करने वाले तो यहूदी भी हैं, और आपके हिसाब से यहूद-हनूद की साजिश हो रखी है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिनेगॉग में, दिल्ली में, मुंबई में सिनेगॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे लगाए हैं, और जूस को वो कहते हैं आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, पारसियों को कहते हैं जनसंख्या बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये क्यों है, ये मानसिकता मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्यों कोई हिंदू एक आदमी को सिर्फ इसलिए वो परेशान करेगा कि वो मुसलमान है। अगर वो मोनोथीज़्म से परेशानी होती तो क्रिश्चियन से होती, मोनोथीज़्म से परेशानी होती तो उसको यहूदियों से होती। अब भाई 80% इस्लामिक जो बिलीफ है वो तो मोनोथीज़्म का, वो तो यहूदियों में ही आता है। जैसे पोर्क नहीं खाना है, पोर्क नहीं खाना तो कॉमन है बिटवीन ये जूइश एंड मुस्लिम पीपल। जिसको आप हलाल एग्रीड। फूड कहते हो उसको वो कोशर फूड कहते हैं। बिल्कुल ठीक भाई है। ऑलमोस्ट यस। सिमिलरिटी है। तो मैं ये मानसिकता ही नहीं समझ पाता फ़खर भाई कि क्यों कोई ऐसा करेगा कि आप एक मज़हब को मान रहे हो तो हम आपसे मारने-पीटने लगे, ऐसा हम क्यों करेंगे जब हम सारे बिल्कुल मज़हब ठीक। को सम्मान दे रहे हैं? ये बात मेरी समझ जी। में नहीं आती। इस मानसिकता का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। दूसरी बात, जी। ये जो इनका परिवार का हिस्ट्री पता है, ये रज़ाकारों की हिस्ट्री से आते हैं। इनके ठीक है। पिताजी ने, ओवैसी के पिताजी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि हिंदुओं की लाशें बिछा देंगे, हमको अगर आपने भारत के यूनियन में मिलाने की कोशिश की। तो ये ओके। आज बात करें कि देखिए, ये मानसिकता भारत के संविधान से मुसलमान नहीं बनता, भारत के संविधान से भारतीय बनता है। और जिस दिन मेरी जबरदस्त। गवर्नमेंट ये करने लगेगी कि वो हिंदू को देगी, वो क्रिश्चियन को देगी, वो दिन भारत का ही आखिरी दिन होगा। भाई भारत माँ के बच्चे जिसको जो मानना है, जिसको जिससे खुशी मिल जाए, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद से मिलती है प्रॉफिट मोहम्मद को मान ले, बिल्कुल ठीक। जिसको भगवान श्री राम से मिलती है श्री राम को मान ले, वो उसका बिल्कुल पर्सनल सही। मैटर है भाई, हमें नहीं लेना देना है। और हम आपको लॉ भी नहीं देंगे रिलीजन से रिलेटेड, ये तो स्पष्ट आप ओके। मान के चले। अगर आपको भारत में शरिया चाहिए, नहीं मिल सकता आपको।
अगर ये हाँ। आपके ऊपर जुल्म है कि आपको शरिया नहीं दिया जा रहा है, हम नहीं देंगे और वो आपको चाहिए होगा तो आपको इस्लामिक स्टेट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन शरिया तो सर पाकिस्तान में नहीं है, कितने इस्लामिक मुल्क कंट्रीज़ में शरिया है? वो तो पाकिस्तान यही में, तो सर मैं आपकी डिमांड पाकिस्तान है। में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ। यहाँ शरिया तो नहीं है, वही गोरे का कानून जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था सर, उसी के ऊपर गालिबन आपका भी तकरीबन उससे मिलता-जुलता चल रहा है, मेरे यहाँ भी वही चल रहा है। तो वो 1896 का कि पता नहीं कौन-सी वो एक किताब होती है, मुझे तो उसका नाम नहीं, लेकिन लॉज़ जिसमें सारे, क्योंकि आप लॉयर हैं, तो वही बुक्स क्या नाम है उनका, एक अंग्रेज़ छोड़ के गया था, मैं उसका नाम मैकॉले बिल्कुल भूल हाँ? मैकॉले मैकॉले एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल, वो पीनल कोड बना के गए थे, वो तो खरीद एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल पीपीसी। यस, तो जिसको आप पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं बिल्कुल, हम बेसिकली वो पीपीसी कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, इंडियन पीनल कोड है वो। जी, जी। तो देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, ये देखिए इनके भाई साहब का एक स्पीच है, कभी जाके सुन लीजिएगा, इनकी मानसिकता को दर्शाएगा। ओके सर। वो अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच है कि भगवान श्री राम के ऊपर जब वो अयोध्या का मैटर चल रहा था कि कोई कहता है भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, कोई कहता है लंका में पैदा हुए, इनकी माँ कहाँ-कहाँ गई थी। ये स्पीच है उनका, उनके लिए जो 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों के आराध्य हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये बेसिकली इनकी प्रॉब्लम ये है कि नफ़रत इनके दिल में है और ये दूसरों के दिलों में दिखाना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, हुँ, अगर एक हिंदुस्तान में ओवैसी है ना, तो हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम की भी कमी नहीं है। बेशक। हिंदुस्तान में एक ओवैसी के बदले आपको 10 एपीजे अब्दुल कलाम मिलेंगे, आपको आरिफ मोहम्मद खान मिलेंगे। यस, तो केरला के अगर जो गवर्नर है, मैं बिल्कुल। आपको एक बात सच बताऊँ, मैं बहुत जल्दी किसी को अपना मेरे गुरु नहीं मानता। सही मगर है, बिल्कुल मैंने सही। अगर अपनी ज़िंदगी में किसी इंटेलिजेंट आदमी को देखा है 5-6, उनमें से मैं एक आरिफ मोहम्मद खान साहब को रखता हूँ। द मैन नोज़ कुरान लाइक एनीथिंग, द मैन नोज़ अरबिक, द मैन ज़बरदस्त, नोज़ संस्कृत, ही इज़ विज़डम ऑफ समझ लीजिए नॉलेज या द ज़बर मैन नोज़ एवरीथिंग। एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, आप 1 घंटा बात कीजिए आप उनसे। आपको ना मन ही नहीं करता यार कि मतलब मैं उनके जब भी इंटरव्यू देखता हूँ और एक तो उनके सामने अनफॉर्चुनेटली इतने लो क्वालिटी या लो इंटेलेक्ट लेवल के वो आते हैं एंकर जो उनके क्वेश्चन पूछने लायक नहीं। मैंने तो नहीं, मैं इतना मुझे पता था, लेकिन वो मिस आरज़ू काज़मी साहिबा के हवाले से किसी शो में वो बात कर रहे थे, उनके वो क्लिप के हवाले से। तो वो फिर जब मैंने उनके ट्विटर पे देखा, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा यार ये मेरे शो की बात कर रहे हैं, उनका कोई क्लिप था। तो वो एंकर ने जो बताया, एंकर को कहते हैं नहीं, उसने जो कहा था ये वाली बात इस तरीके से। तो बिलीव मी, मैं वाक़ई में, हालाँकि मैंने कहा कि कहते हैं गालिबन केरला के, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट गवर्नर रॉन्ग, है, तो गवर्नर। गवर्नर है तो यूपी के। मुझे उन्होंने फिर बताया कि यार ये केरला के गवर्नर है, और मैंने कहा यार सच इंटेलिजेंट पर्सन ही इज़। मैंने नॉट सिर्फ ओनली उनका वो इंटेलिजेंट, देखा और मैं बड़ा फैन बन गया उनका। मैंने कहा ज़बरदस्त यार, एंकर ने पूरा नहीं बताया और उन्होंने पूरी सिचुएशन क्रिएट करके उनको बता दी। इंटेलिजेंट कह के उनका अपमान न करें, वो विद्वान है। बिल्कुल सही कह, वाकई यू में आर राइट, यू आर इंटेलिजेंट राइट, तो हर यू आर राइट। आदमी होता है। बेशक, वो बेशक, विद्वान है, बेशक। सच में उससे विद्वान है, बहुत आगे की हम्बल है। चीज़ है। आपको बिल्कुल, कुरान के वर्सेस यूं, आपको क्या संस्कृत बात है! वैदिक वर्सेस यूं, द मैन नोज़ एवरीथिंग। ज़बरदस्त, अगर आपको ज्ञान ज़बरदस्त। देखना है ओवैसी को कहाँ है, आप ओवैसी नहीं तो आप आरिफ साहब से मुझे बात करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यकीन करें आपने ये बात की और मुझे बिल्कुल मेरे दिल पे ये बात, मतलब दिल को लगी, दिल पे नहीं लगी, दिल को लगी कि इस तरह के लोग, नो डाउट इस तरह के और भी, आरिफ खान साहब जैसे, बेशक बिल्कुल वो आपने बात बहुत है, की होंगे। और उतने मैं कैलिबर ये के भी नहीं लेकिन कहता हूं बहुत। कि हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हमने किसी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम अभी तक किसी बड़े पोस्ट पे किसी हिंदू धर्म के आदमी को नहीं बिठा सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस होता है मुझे। एक हमारे लॉ मिनिस्टर के अलावा, वो भी बेचारे 3 साल शुरू में रहे और उसके बाद हमने इतना उनको तंग किया कि उन्होंने कहा यार तुम जानो, तुम्हारा पाकिस्तान जाने में गया हिंदुस्तान। तो यहाँ पे हमने नहीं किया, लेकिन वहां पे आप लोग एटलीस्ट प्रेसिडेंट बने आप लोगों के, और बहुत सारी ऐसी नहीं, जगहों पे एक बैठे बात तो मैं कि आपको हम ऑब्जेक्शन दूँगा। उसके ऊपर कम से कम हम नहीं कह सकते कि यार हमने बना दिया था। एक नहीं जस्टिस फ़खर भाई, भगवान दास हमारे पास बड़ी एग्जांपल है बस। एक ऑब्जेक्शन लूँगा। मैं जी भारत में प्लीज। कोई कोई मुसलमान को हमने नहीं बनाया, भारतीय को बनाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में भी हिंदू को मत बनाइए, बिल्कुल सही। पाकिस्तानी को बनाइए। ये एग्जैक्टली, बात मैं एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल उस सही। देखिए आपको फ़खर भाई, मैं नहीं जान सकता आपके दिमाग में कौन-सा भगवान चल रहा है और या अल्लाह चल रहे हैं, या आप नहीं जान बेशक, सकते मेरे दिमाग जबरदस्त। में क्या चल रहा है। तो वो फिर जब कहते हैं इधर जान ही होता है वो। दिल का होता है रिश्ता नाता बिल्कुल, यार, जब बिल्कुल किसी से सही, जुड़ जाए, बिल्कुल जब किसी को हो सकता है कुरान पसंद आता है, किसी को बाइबल पसंद आता है, किसी को बिल्कुल। गीता वेद गीता पसंद है, आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप क्यों उसको रोकने वाले हो? तो बेशक। मैं देखिए, हमने किसी आरिफ मोहम्मद खान साहब मुसलमान होते तो मैं उनको पूछता ही नहीं। आरिफ मोहम्मद खान भारत माँ के बेटे हैं। वो एक तोड़-ठाक बिल्कुल। यही वो और कहते हैं। वो अच्छे बार-बार कहते इंसान है, हैं। सबसे बड़ी बात है।
नहीं, इंसान में तो ठीक है, लेकिन वो बार-बार कहते हैं। उनका यही मुझे अच्छा लगता है। वो बोले यार जब मैं इलेक्शन जीता था जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहाँ पे वाह! तो 90% हिंदू थे। तो वो ज़बरदस्त। मुझे वोट दे के भेजे और मैं मुसलमानों की बात करूँ। तो ये बात मुझे एक्सीलेंट, उनकी यही बात अच्छी लगती है। वो ये कहते हैं मुझे एक्सीलेंट। मुसलमान ना कहो, मुसलमान मेरा जाति मज़हब हो सकता है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, बात बेशक, खत्म। बेशक, एंड ऑफ द डे। बेशक, ऐसे बेशक। एक और बहुत आपको मिलेंगे हमारे इनकी कमी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने ये जो किया है ना कि ये मुसलमानों के फेस के रूप में ओवैसी को दिखाना चाहते हैं, मगर ओवैसी हम्म। मुसलमानों का फेस नहीं है हिंदुस्तान में। एग्री, आई एग्री विद यू। हिंदुस्तान आई में एपीजे अब्दुल कलाम हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैं और कि हुँ, जस्टिस हिदायतुल्लाह हैं। आप नाम बोलिए मैं बता दूँगा। वो बेशुमार भारत लोग हैं। माता के बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, वो ये है कि असद असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, मैं पहले जब स्टूडेंट लाइफ में था तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एक्सक्यूज़ मी, उनके हवाले से थोड़ी-सी मतलब चीज़ें आती थी। उस वक़्त तो मीडिया इस तरह का नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट आता था, तो मैं क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक रखता हूँ अभी भी और पहले भी, तो वो पढ़ लेता था। मुझे नहीं पता था, बिलीव मी, कि यार असदुद्दीन ओवैसी फिर जब ये आए और फिर मतलब, लेकिन ये लोग, इनका पॉलिटिक्स जो सिस्टम है या जो लेवल है वो इन चीज़ों के ऊपर चलता है, इस वजह से ये करते हैं, या यस। वाक़ई ये जेन्युइन इश्यूज़ उठाते हैं? कोई जेन्युइन इश्यू नहीं उठाते। आप सही, खुद बताइए फ़खर भाई, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, क्या किससे फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं फ़र्क कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं। फ़र्क पड़ता। आप नहीं, नहीं, अपना नहीं, नहीं, आप पर्सनल मस चीज़ें हम दोनों की। बिल्कुल। बिल्कुल सही। मेरा दोस्त था, आप उससे अली नाम था, इतनी लंबी दाढ़ी रखता था, मेरा साथ प्रोफ़ेसर था। क्या बात! वो मस्जिद जाना होता था, मैं उसको अपनी गाड़ी पे लेता था मस्जिद। इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता कोई। बहुत अच्छी बात। आप अपनी मिट्टी से प्यार करो। हमारे यहाँ पे बस ये एक ही डिमांड रहती है कि ये मिट्टी तुम्हारी है, इस मिट्टी का सम्मान करो। बिल्कुल, तुमको मदरलैंड। क्योंकि जब तक ये भारत ही है, जहाँ पे शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, हर अहमदी किस्म भी के हैं, लोग हैं। हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं। कौन-सा रिलीजन है जिसको भारत ने सपोर्ट नहीं किया? एक यहूदी का मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊँगा यूट्यूब पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। वो ज़रूर। बोला कि मैं यहूदी हूँ और इकलौता 2000 साल दे में एक देश है भारत, जहाँ यहूदियों को परसिक्यूशन नहीं मिला। और ज़बरदस्त। यहूदी वो लोग हैं जो कहते हैं बुत परस्ती गलत है। ये बनाते वाले, जैसे जब आपका जो बिल्कुल, कलमा है, कलमे का जो बिल्कुल, पहला बिल्कुल। सेंटेंस है, वो ये कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लाने वाले कोई इस्लाम तो नहीं है ना। जी, अगर आपने 10 कमांडमेंट्स पढ़ी हो कभी, तो जी, आपको ये बात पता चलेगा कि 10 कमांडमेंट का जो पहला कमांडमेंट है, जी, वो क्या कहता है? अगर आपको नहीं पढ़ा हो तो मैं बता आपको सुना देता हूँ। जी, जो जी। 10 कमांडमेंट का पहला है, वो मतलब जो जो पहला वो है कि दाऊ शैल नॉट हैव नो अदर गॉड बिफोर मी। अगर आप इसको अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे, दाऊ शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड बिफोर मी, दैट मीन्स ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है 10 हुँ। कमांडमेंट का पहला पहला कमांडमेंट। आपको मैं दूसरा पढ़ देता हूँ। Thou shall not make unto thee any graven image। आप उसकी कोई पिक्चर नहीं बना सकते। ये दूसरा कमांडमेंट मूसा को दिया। जो उन उन वो कहते हैं गॉड ऑफ इज़राइल। दैट्स द उस पे फिर कभी बात करेंगे। अब तीसरा सुन लीजिए। Thou shall not take the name of thy Lord in vain। जिसको आप कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बार-बार। रिमेंबर द sabbath डे, फिर ये उनके लिए हो जाता है जो यहूदी जिसको फॉलो करते हैं। आप पहला 3 लेते हैं, बाकी के वो आप रिजेक्ट कर देते हैं। सो जो 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 आप जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहूदियों ने बताया दुनिया को कि ये जो है ला इलाहा एक है और ये जो मल्टीपल गॉड करने वाले लोग गलत हैं, बुत परस्ती गलत है। ये पहला 2 कमांडमेंट यही है कि बुत परस्ती गलत है और गॉड के साथ किसी और को शामिल करना शिर्क। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने वैसे जीविज़्म को तो इस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा-सा जो देख लेता हूँ कभी-कभार, मुझे उन लोगों के अंदर एक चीज़ नज़र आती है, और वो ये कि वो रिलिजन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब मैंने देखा है उन लोगों के अंदर। हमारे यहाँ पश्तूनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। जो पश्तून ट्राइब्स के लोग हैं, वो बेशक कुछ भी करते होंगे, लेकिन वो रिलिजन के साथ, मतलब ये नहीं है, वो सारे गलत काम कर रहे होंगे, बिलीव मी। सारे गलत काम कर रहे, जो मना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना है कि आपने ये नहीं करना भाई, ये नहीं है इसमें, लेकिन उसके बावजूद वो आपको नमाज पढ़ते हुए और इस तरह, तो मुझे मतलब इसको कोई गलत वो ना ले, लेकिन वो जीविज्म से बहुत ज्यादा जो है मैंने देखा है कि बहुत क्लोज है। अब इसको कोई मतलब
आई मीन नहीं, टू से नहीं, कि इसको लोग कोई और रंग ना दें, लेकिन नहीं मैंने ये ये हमारा चीज़ मतलब देखी है। नहीं है। मतलब और ये मैंने तो इसलिए डॉक्टर वकार अली शाह साहब का पश्तो का 20 मिनट 28 सेकंड का एक उनका स्पीच है, रिसेंटली उन्होंने सवाबी के अंदर दिया था, तो वो मैंने अपने फेसबुक पे भी लगाया। मैं कहा पश्तूनों को जरा पता चले कि उन्होंने मुगलों के हवाले से क्या बात की है। मुगल्स कहते हैं कि वो कहते हैं हमारे हीरोज नहीं है भाई। डॉक्टर वकार अली शाह साहब कहते हैं हमारे हीरोज नहीं है, अगर किसी के होंगे वो उनके होंगे, हमारे नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने। फिर रिलीजन के हवाले से कहा कि मैं 1500 साल से नहीं हूं, पता नहीं कितने हजार साल से हूं। और इवन जो जरतश्त वगैरह आते कहते हैं कि वहां तक जाती है हमारी वो। तो ये सारी चीजें उन्होंने की और बड़ी क्लियर की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया कि यार अच्छा हुआ कि इस तरह के लोग अब ओपनली बात करते हैं और लोग सुनते हैं। जिस तरह मैंने शेयर किया उनको, पता नहीं और कितने लोगों ने उसको मुझे भी शेयर लगाया हो। कीजिएगा, अगर वो ट्रांसलेटेड हो तो मैं भी सुनना चाहूंगा। मैं पश्तो से कोशिश कर रहा हूं कि उसको किसी तरीके से अगर वर्ड बाय वर्ड में कर गया ना, तो बड़ा फिर आसान हो जाएगा और वो चीज बड़ी मजेदार हो जाएगी। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने कुछ एडिटिंग के लोगों से बात की है कि यार अगर इसका कुछ हो तो मैं वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट करके उसके ऊपर डब करके और फिर अगर हम चला लें तो हाँ, मेरे हाँ, ख्याल में बहुत सारे लोग सुन लेंगे। और यस। यकीनन मिश्रा साहब, आप अगर उसको सुनेंगे तो जो मुगल्स के बारे में आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो आप उनको सुन के आप हैरान परेशान हो जाएंगे, कहेंगे यार हमारा तो ये तो हमसे 10 कदम आगे की वो बात कर रहे हैं। तो बात लेकिन मैं हम तो वही कहते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, पश्तून मिट्टी की आइडेंटिटी है। सर बिल्कुल यही उन्होंने कहा कि मुगल्स पता नहीं कहां से रवाना हुए, कहां आए, कहते हैं मेरे पश्तून लैंड को उन्होंने तबाह किया, फिर जाके एग्जैक्टली। हिंदुस्तान के किस किस इलाके को जाके तबाह बर्बाद करके रखा। और वो कहते हैं कि यार मेरे, तो वो मैं कोशिश करता हूँ अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी मैं कर गया तो यकीनन मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूवर्स कोशिश प्लीज करूंगा कि प्लीज, मैं आई वुड डॉक्टर लव। वकार साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी जी कर जी रहा हूँ जी अगर जी कभी जी। टाइम मिला। तो ही सच ए नाइस एंड स्वीट पर्सन, बहुत अच्छे हिस्टोरियन है। और इस इशू पे मैं उनके साथ कोई शो भी करना चाहता हूँ और कोशिश करेंगे प्लीज अगर प्लीज। अभिषेक साहब और वो दोनों मेरे साथ बैठ गए तो ओह, मेरे ख्याल में मजा आ जाएगा उस चीज के लिए। नो, मैं उनको डॉक्टर सुनना साहब चाहूंगा। अमेरिका के हवाले से थोड़ी सी बस बात है, फिर हाँ। उसके बाद खत्म करना है कि यूएस और चाइना के दरमियान जो क्लैश चल रहा है, इस तरफ बहुत बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान और चीन के दरमियान है। चीन और यूएस के दरमियान भी $700 बिलियन से ऊपर का बिजनेस हो रहा है। लेकिन क्या इस क्लैश का फायदा हिंदुस्तान को हो सकता है या कोई और फायदा उठा सकता है, या किसी को फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान ही नुकसान? देखिए, चाइना की ग्रोथ किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है, ओके। अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से दैट। राइट। चाइना एक अभी उनकी, आज कल मैं पढ़ा था, फिलीपींस के उसके शिप के साथ उनकी बैटल हुई है, जहाँ पे वो उनको फ्री ट्रेड करने से रोक रहे थे। सो चाइना की जो टेंडेंसी है कि सिर्फ चाइनीज सुपीरियर है, बाकी जो गलत है, ये अनफॉर्चुनेटली फिर से वही फासिज्म की तरफ ले जाता है। राइट। चाइना कैन ग्रो एंड वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर। अर्थ के पास इतना रिसोर्सेज हैं फकर भाई, कि पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है, हिंदुस्तान भी ग्रो कर सकता है, चाइना भी ग्रो, सब एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अब ये कि हम ही रहेंगे और हमारे पैरों के नीचे रहो, हम बेहतर हैं और यस। तुम कमतर हो, गलत है। ये तो फिर बेवकूफी की बात है ना। आई ये एग्री। वही, अब ये जो अमेरिका ने बैन लगाया है, ये सारे बिजनेस के लिए नहीं लगाया है। अगर आप ध्यान से पढ़ें बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही वो है। कह रहे हैं कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी है, वो चाइना के हाईटेक सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो बिल्कुल। सेक्टर यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो फिर उस कंपनी के ऊपर बैन लगेगा। यानी राइट। दे हैव बैंड द अमेरिकन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन एनी चाइनीज कंपनी व्हिच इज डीलिंग विद द हाईटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। उनका ये हम राइट। बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये होना भी चाहिए, बिकॉज देखिए आने वाले समय में फिजिकल सॉवरेनिटी कोई इशू ही नहीं रहेगा। आई इशू एग्री। तो अब हो रहा है, ये जो आपकी इंटर टेरेस्ट्रियल सॉवरेनिटी है, या जो आप जिसको कह वर्चुअल सॉवरेनिटी। भाई राइट। आज आप बताइए, ट्विटर पे, ट्विटर जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर देता है, ट्विटर जो था वो बिल्कुल। इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्टर को ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी देखिए, स्टेट किसको कहते हैं? स्टेट का मतलब होता है कुछ ऐसे पावर जो कोई और संस्था इस्तेमाल ना कर सके, या वो उसका एक्सरसाइज ना कर सके। लॉ मेकिंग पावर उनमें से एक है कि लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट बनाता है और कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना? राइट। या स्टेट ऑथराइज कर सकता है, जैसे कंपनीज बना सकती है, मगर वो स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है, या कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आपको लेना पड़ता है, बट उसका भी गवर्नेंस स्टेट के हाथ में था। लेकिन ये जो इंटरनेट की कंपनी है, आपको पता है एक ICANN होता है। ये जो इंटरनेट का डोमेन है, स्टेट्स यहाँ काम ही नहीं करते। ये बिल्कुल। प्राइवेट कंपनियां जो हैं, जो इंटरनेट को रोल आउट करती है, ये उनका गवर्नेंस है इसके ऊपर। तो बहुत एक सारी कंसोर्शियम्स काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly,
तो ये ऐसी-ऐसी संस्थाएँ आ रही हैं जहाँ पे कि अब बिटकॉइन हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, या ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर बिटकॉइन एक करेंसी बन जाए, इंटरनेशनल करेंसी, तो उस करेंसी को कौन चला रहा होगा, उसको कौन रेगुलेट कर रहा होगा, ये एग्ज़ैक्टली, एक बड़ी इश्यू बन जाएगी। तो ये जो एग्ज़ैक्टली, एक वर्चुअल सॉवरेनिटी आ रही है, वर्चुअल सॉवरेनिटी में फिजिकल सॉवरेनिटी को बहुत पीछे छोड़ देना। और अगर स्टेट आज अपनी वर्चुअल सॉवरेनिटी को क्लेम नहीं करेंगे, तो 10 साल बाद फिजिकल सॉवरेनिटी के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें आ रही होंगी कि आप फिजिकल सॉवरेनिटी से उनको क्लेम ही नहीं कर, उनको कंट्रोल ही नहीं कर एग्री, पाएंगे। एग्री, एआई इज वन ऑफ बिल्कुल सही, दोज। तो इसलिए अमेरिका ने बिल्कुल, ये कहा है कि भाई चाइना के हाथ में अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव एआई गई, तो दैट मींस एंड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, एटलीस्ट फॉर देम। हालांकि इंडिया के साथ वो एआई में उन्होंने, अगर वो जो मोदी जी अभी गए थे अमेरिका, तो वहां पे उन्होंने वो साइन किया कि इंडिया एंड अमेरिका विल वर्क टुगेदर इन द टेक्नोलॉजी, एआई या और सब में, और उनको बैन कर रहे हैं। आप राइट, सोचिए, टू कॉन्ट्रास्ट। हमारे यहाँ पे कह रहे हैं हम मिल बैठ के करेंगे दोनों कंपनियों को, हम बल्कि नासा और इसरो भी साथ में करेंगे, और चाइना में इन्वेस्टमेंट को वो बैन कर रहे हैं। सो दैट शोज कि वेस्ट हैज डिसाइडेड दैट इंडिया विल बी देयर पार्टनर इन द एशियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया हैज आल्सो डिसाइडेड दैट वी आर हैप्पी टू बी पार्टनर बट नॉट टू बी इन एनी काइंड ऑफ आर्म्ड पार्टनरशिप। ओके, हमारी राइट, पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक। टेक्नोलॉजी की होगी, इकोनॉमिक्स की होगी, इससे ज्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं। हम किसी के लिए लड़ने वड़ने नहीं जा रहे हैं। चाइना हमारा बहुत कोई अच्छी दुश्मन बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, मेरे ख़्याल में ये वाली पॉलिसी अगर दुनिया के सारे कंट्रीज़ इसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें, तो हालात उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।